कैसे हो आप सब, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ही एक कमेंट आया, दीदी गाइडली का मुझे पीडीएफ लेना है, कोई ऑफ़र है तो बता दो। तो देखो, मैं हमेशा आपको बताते ही रहती हूँ, चाहे वो गाइडली का हो, चाहे वो ओली बोर्ड का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ यहाँ पे ये ऑफ़र चल रहा है, आप लोग चाहो तो बाई कर सकते हो। देखो, जिसने भी पूछा उसके लिए मैं बता रही हूँ कि 85% का अभी ऑफ़ चल रहा है गाइडली पर, और ये 11 तारीख तक अवेलेबल है, यानी कि कल तक। अगर कल तक आप बाई करते हो ना इस पीडीएफ को, तो आपको कितना मिलेगा, 85% तक ऑफ मिलेगा। आपको कोड यूज़ करना है ABS। और हाँ सुनो, ये कोई प्रमोशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दीदी प्रमोशन करने लगी या फिर ब्रांडिंग करने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है बस उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपको भी बाई करना है तो आप इसे बिल्कुल बाई कर सकते हो। इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया है स्टूडेंट ने, है ना। तो आप भी इसे ज़रूर बाई कर सकते हो। लिंक दे देती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, ताकि आप लोग को यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो लिंक पे जाइए, डायरेक्ट बाई कर लेना। इसके पहले आप लोग एक बार इससे गो थ्रू हो जाना कि इसके पीडीएफ काफ़ी कैसे होते हैं ना। तो क्या क्या इसमें मिलेगा, पीडीएफ कोर्सेज ईयरली, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है। इंग्लिश बंडल, ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्सेज है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल तक अवेलेबल है ना। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा आप यहाँ से ले सकते हो। चलो अब एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का हमारा क्लास रहेगा। बहुत ही ज़्यादा मैं आपके साथ मेहनत करने वाली हूँ, काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, क्या कह रहा है, देखो मैं आपको वोकैब लास्ट में इसलिए बताती हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग उससे रिवीजन करते हैं। जैसे पूरा हमने यहाँ तक सीख लिया कि हमने मान लो कि एवरेज हम 60 वोकैब तो सीखते ही सीखते हैं हर एडिटोरियल में, ठीक। तो 60 हमने क्या किया, 3-4 बार यहाँ पे रिपीट कर लिया, और लास्ट में मैं आपको फिर से पढ़ाती हूँ ताकि आपको रिकॉल करो कि दीदी ने जो मुझे 60 रिपीट किया उसमें से हमें कितना याद किया। इसी वजह से मैं वोकैब आपको लास्ट में फिर से समझाती हूँ। तो क्या कह रहा है, थर्ड एंड फाइनल राउंड, यानी कि कोई ऐसा राउंड है जो कि क्या है, थर्ड एंड फाइनल राउंड की बात हो रही है। किस चीज़ की, ऑन द टसल। टसल मतलब होता है अपना तकरार, झगड़ा, है ना। तकरार बोलो इसको, तकरार, ठीक है। तो जो तकरार हो रही है ना, किसके ऊपर हो रही है, दिल्ली का स्टेटस को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो अब चीज़ों को हम समझेंगे कि आखिर ये तकरार कैसे हो रही है, दिल्ली का स्टेटस के बारे में बात हो रही है, तो क्यों बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। proposed constitution bench hearing should end the wrangling over NCT's status। क्या कह रहा है कि जो अभी हमने एक प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी कि एक ऐसा बेंच बनाया गया, बेंच बोले तो जहाँ पे 4-5 लोगों की टीम होती है, और ये प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित, है ना, प्रस्तावित, जिसका प्रस्ताव देके चीज़ें तैयार की जाती है, प्रस्तावित, ठीक है। प्रपोज मतलब प्रस्तावित, टसल मतलब तकरार, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो प्रस्तावित कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो कि क्या कर रही है, हियरिंग कर रही है। हियरिंग मतलब होता है सुनवाई, हियरिंग मतलब क्या होगा, सुनवाई। जो कि हियरिंग कर रही है, किस चीज़ की हियरिंग कर रही है, उसको क्या करना चाहिए, शुड एंड, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्या ख़त्म करना चाहिए, द रैंगलिंग। रैंगलिंग मतलब फिर से अपना तकरार, है ना, तकरार, झंझट, झगड़ा, है ना। तो रैंगलिंग और टसल दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या मतलब होता है, तकरार, है ना। तो जो तकरार हो रहे हैं ना, उसको ख़त्म करना चाहिए, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, ओवर NCT स्टेटस, यानी कि NCT का जो स्टेटस है, NCT बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना। नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का जो स्टेटस है ना, कि इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्टेटस मतलब किस स्टेटस की बात हो रही है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के ऊपर, स्टेटस के ऊपर जो तकरार हो रही है ना, उसको एंड करना चाहिए, किसको, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रपोज किया गया है, जो प्रस्ताव दिया गया है कि एक हम क्या करेंगे, बेंच बनाएंगे जो इस चीज़ को दूर करेगा। अब देखो यहाँ पे प्रपोज्ड क्या है, अपना एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है ना। और बेंच क्या है, अपना नाउन है ना। तो नाउन कैसा है, प्रपोज्ड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच, ये पूरा अपना नाउन हो गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना, ये कैसा है, प्रस्तावित है, तो ये क्या हो गया, नाउन है, ठीक है। सुनवाई करना, है ना, अपना क्या लग रहा है, एक्शन लग रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे आर्टिकल द लगा तो रैंगलिंग, फिर से अपना रैंगलिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। द कॉम्प्लेक्सिटीज़, कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब बताओ क्या होता है, जटिलता, है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, ठीक है। तो जो जटिलताएं हैं ऑफ द लॉ गवर्निंग, गवर्निंग मतलब होता है शासन करना, नियम कानून चलाना,
द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल वंस अगेन बी अंडर इलेबोरेट जुडिशियल फोकस। क्या कह रहा है कि इलेबोरेट मतलब होता है विस्तारित, है ना, विस्तार करना, है ना, मतलब अच्छे तरह से उसे समझना। क्या कह रहा है, हमने क्या क्या सीख लिया। टसल मतलब होता है मारपीट, झगड़ा, तकरार, रेंगलर तकरार, हियरिंग सुनवाई, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलताएं, है ना। तो जो जटिलताएं हैं, है ना, लॉ गवर्निंग, है ना, जो लॉ क्या करती है, नियंत्रण करती है किस चीज़ को, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी को, यानी कि जो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का है, उस नेशनल कैपिटल टेरिटरी को जो लॉ गवर्न करती है, जो नियंत्रित करती है, उसमें जो जटिलताएं हैं ना, विल वंस अगेन एक बार क्या होगा, अंडर इलेबोरेट जुडिशियल फोकस, यानी कि फिर से हम उसे क्या करेंगे, विस्तार रूप से जुडिशियल उस पर फोकस करेगा, यानी कि हमारा जब कानून है ना उस पर फिर से फोकस करेगा, किस पे, लॉ पे, ऐसे लॉ पे जो क्या कर रहा है, किस चीज़ को नियंत्रण कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को जो लॉ गवर्न कर रहे हैं ना, उस पर क्या करेगा कि फिर से जुडिशियल फोकस बहुत ही विस्तार रूप से किया जाएगा कि उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए। क्या कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि नियंत्रण करना एक्शन की बात हो रही है ना, ठीक है। विस्तार करना, ये भी अपना एक्शन हो गया कि विस्तार करना, ये भी अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, ओके। तो यानी कि जो लॉ है ना उसमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई है, तो जुडिशियल फोकस के अंडर में फिर से उसे विस्तार से जांच पड़ताल किया जाएगा। In what will be the third round of litigation in the dispute between the Union government and the government of the NCT of Delhi, a constitution bench will embark on interrupting a couple of phrases in Article 239 AA, है ना। इतना पहले समझ लेते हैं, फिर विच से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले वो कैप पढ़ लेते हैं। लिटिगेशन मतलब क्या होता है, कानूनी कार्रवाई, ठीक है, कानूनी कार्रवाई, है ना, ओके। इतना हमने सीख लिया, कानूनी कार्रवाई। इसके बाद क्या होता है अपना, यहाँ पे एक है बेंच, बेंच मतलब होता है न्यायपीठ, है ना। इम्बार्क मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, सब लिखते जाओ, याद करते जाओ। इम्बार्क मतलब होता है शुरू करना। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब होता है व्याख्या करना, है ना, व्याख्या करना। और अ कपल ऑफ मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ें, ओके। आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं कि इन व्हाट विल बी द थर्ड राइट ऑफ लिटिगेशन, यह क्या होगा, इन व्हाट विल बी मतलब होता है यह क्या होगा, तीसरे राउंड का कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। ये जो अपना जुडिशियल फोकस है ना, ये तीसरे राउंड की होगी। इन द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब मैंने बताया ना क्या होता है, तकरार, यानी कि जो तकरार हो गई है ना, तो ये तीसरे राउंड की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिटवीन, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो तकरार है ना किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के बीच में, उनके बीच में जो ये अपना कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, वो तीसरे राउंड की है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक क्या हो गया है कि एक न्यायपीठ बनाई गई है। विल एम्बार्क, वो क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। ऑन इंटरप्रेटिंग अ कपल ऑफ फ्रेजेज, वो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी, यानी कि एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस यानी कि कुछ अपने आर्टिकल में डाले जाते हैं ना कि ये इस कानून के लिए ये नियम है, इस कानून के लिए ये नियम है ना। तो वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जो कुछ फ्रेजेस है ना आर्टिकल 239 AA में, है ना, उसके बारे में वो व्याख्यान करेंगे कि भैया इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। विच कॉन्फर्स, कॉन्फर्स मतलब होता है प्रदान करना, कॉन्फर्स मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 239 AA है वो प्रदान करती है, ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से अपना कॉन्फर्स आया। वो क्या प्रदान करती है, अ यूनिक स्टेटस फॉर दिल्ली, यानी कि आर्टिकल 239 AA में जो फ्रेजेस है ना वो प्रदान करती है एक यूनिक अनोखा स्टेटस फॉर दिल्ली, ठीक है। उसी को वो लोग फिर से व्याख्या करेंगे, है ना। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इम्बार्क मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, है ना। बेंच मतलब न्यायपीठ। लिटिगेशन मतलब क्या होता है, कानूनी कार्रवाई। कॉन्फर्स मतलब होता है प्रदान करना।
इंटरप्रेटिंग मतलब होता है व्याख्या करना, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलताएं, रैंगलिंग मतलब होता है तकरार, हियरिंग मतलब होता है सुनवाई, प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित, टसल मतलब होता है तकरार, और डिस्प्यूट मतलब भी होता है अपना तकरार। ये देखो तकरार हमें 3 मिल गया, साइनोनिम्स साइनोनिम्स साइनोनिम्स, है ना, 3 मिल गए आपको, एक ही जैसा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इट वुड इंडीड, यह क्या होगा वास्तव में, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, सीम अननेसेसरी, ये क्या है वास्तव में लग रहा है ना कि अननेसेसरी है, फॉर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आफ्टर 5 जजेज हैड रेंडर्ड ऑन ऑथोरेटिव pronouncement in 2080 on various questions that arose from article 239AA। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो कैब देखेंगे। रेंडर मतलब होता है देना, ठीक है। ऑथोरेटिव मतलब होता है आधिकारिक, है ना, आधिकारिक। और प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है निर्णय, है ना, क्या होता है निर्णय, प्रोनाउंसमेंट, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये वर्ड है प्रोनाउंसमेंट, बहुत ही बढ़िया, है ना। यहाँ से एक ये बहुत बढ़िया वोकैब निकल के आया, और एक कन्फर्स प्रदान करना, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो प्रोनाउंसमेंट मतलब क्या होता है निर्णय। तो क्या कह रहा है कि ये वास्तव में क्या है, अननेसेसरी है, फॉर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी कि दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना आफ्टर 5 जजेस, यानी कि 5 जजेस के बाद क्या बना कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था, जिसने दिया था, क्या दिया था, एक आधिकारिक क्या दिया था, निर्णय दिया था इन 2018, यानी कि 2018 में एक ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी 5 लोगों की, है ना। इन्होंने क्या किया था, 2018 में एक निर्णय दिया था ऑन वेरियस जब भी लगे तो नाउन हमेशा प्लूरल, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे इन्होंने आधिकारिक निर्णय लिया था। डैट और एरोज, एराइज का थर्ड फॉर्म है एरोज, जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना, या फिर ये V2 फॉर्म है, V2, है ना, एराइज एरोज एराइजिन, है ना। तो ये क्या है V2 फॉर्म है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न हुए थे, उठकर आए थे, उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे फ्रॉम आर्टिकल 239AA। क्या कह रहा है कि वास्तव में ये क्या है, अगर ये नया एक बेंच बनाया गया है जो कि क्या करेगी, फिर से जो लॉ नेशनल कैपिटल टेरिटरी में काम कर रहा है उसको फिर से क्या करेगी, फोकस करेगी। अब क्या कह रहा है ना कि ये वास्तव में क्या है, अननेसेसरी है, क्योंकि 5 लोगों की एक बेंच बनाई गई थी 2019 में, जिन्होंने दिया था, प्रस्तुत किया था, आधिकारिक निर्णय दिया था 2018 में, बहुत सारे क्वेश्चन से पर आधिकारिक निर्णय ऑलरेडी दे दिया था, जो कि उत्पन्न हुए थे आर्टिकल 239AA पे। हाउएवर, हालांकि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस NV रमन, है ना, हैड मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ कर दिया था, मेड इट क्लियर मतलब साफ करना, कि दैट द रेफरेंस टू अ 5 मेंबर बेंच की जो रेफरेंस, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तो 5 जजेज एक बेंच बनाई गई थी, ठीक है। अब क्या है कि जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस NV रमन, उन्होंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे हैज़ लगा है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी रेफरेंस, यानी कि जो भी बातें 5 मेंबर बेंच के द्वारा बताई जाएंगी, यानी कि अभी जो बेंच बना है ना वो भी क्या है, 5 मेंबर का है ना। जो 5 मेंबर की बेंच बनाई गई है विल बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड मतलब होता है कि उनका निर्णय होगा वो क्या होगा, सीमित होगा, लिमिटेड मतलब सीमित, है ना, टू द इंटरप्रिटेशन, जो वो व्याख्या करेंगे किस चीज़ का, फ्रेजेज, है ना, जो फ्रेजेस को वो एक्सप्लेन करेंगे या फिर उन फ्रेजेस को देखेंगे, उनके ऊपर अपना जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय क्या होगा, सीमित होगा। डैट वर्ड, जो कि यहाँ पे वर्ग किसके लिए लगा, फ्रेजेस के लिए लगा, क्योंकि डैट के पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वो सारे फ्रेजेज वर नॉट एग्जामिन्ड, है ना, उनकी जांच नहीं की गई थी, है ना, किसके द्वारा, बाय द अर्लियर बेंच, है ना, जो अर्लियर यानी कि जो पहले की बेंच 2018 में बनी थी,
उन बेंच ने क्या किया था, जो फ्रेजेज का जांच नहीं किया था वही फ्रेजेज का जांच ये बेंच करेगी। इनकी सीमाएं क्या होगी, लिमिट होंगी। ऐसा किसने बोला, जस्टिस NV रमन ने। अच्छा, मैं ग्रामर भी आज बताऊंगी थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड नो अदर पॉइंट, और कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, विल बी रीओपन, यानी कि कोई भी दूसरा पॉइंट हम दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि जो फ्रेजेज छूट गया है बस हम उसी पे काम करेंगे, दूसरे फ्रेजेज को हम टच तक नहीं करेंगे, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बारे में बताता है आर्टिकल 239AA में, है ना। ब्रॉडली, विस्तार रूप से, है ना, द 2080 वर्डिक्ट, जो 2018 में जो निर्णय आया, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, थ्रू 3 कंकरिंग ओपिनियंस, है ना, कैसे आया, 3 जो हैं समान निर्णय से आया। ओपिनियंस मतलब होता है आपका ओपिनियन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, और कंकरिंग मतलब होता है समान, इक्वल, ठीक है। तो जो 2018 में जो निर्णय आया ना, 3 समान ओपिनियन से आया। हैड रूल्ड, उन्होंने क्या दिया, निर्णय दिया, डैट कि अच्छा 5 लोगों की बेंच जो बनी होगी ना, उनमें से 3 लोगों ने समान ओपिनियंस दिए होंगे, समान निर्णय दिए होंगे कि दिल्ली वाज, जो दिल्ली था, इंडीड, वास्तव में एक यूनियन टेरिटरी था, है ना, बट लेकिन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहाँ के गवर्नर हैं, एज द एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, कैसा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन क्या है कि जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे ना, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। शुड एक्ट एज पर द एड, है ना, उनको कैसे एक्ट करने चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए, सहायता, एड मतलब होता है सहायता, सहायता की तरह काम करना चाहिए। एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मिनिस्टर का जो काउंसिल होगा ना, उनको एडवाइस देने के लिए और उनको सहायता करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का इतना ही यूज़ होना चाहिए, और उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होना चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए। इन एरियाज, उस एरियाज में, इन विच, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर वाज कन्फर्ड ऑन दिल्लीज लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया, लेजिस्लेटिव पावर। देखो, लेजिस्लेटिव पावर मतलब ऐसा पावर जिसमें सरकार कैसा बजट बनाना चाहिए, सरकार को कैसा काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का पावर होता है। कह रहा है कि इन एरियाज, ऐसे एरिया में जहाँ पे सरकार के नियम कानून जो बनाते थे ना, वो किसको कन्फर्ड, किसको प्रदान किए जाते थे, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को दिए जाते थे, है ना। अब क्या कह रहे हैं, देखो, अंडर आर्टिकल 239AA, यानी कि जो हमारा आर्टिकल है 239AA, एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पुलिस को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर और लैंड को छोड़कर, यानी कि 3 जो एरिया है, कौन कौन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, है ना। द दिल्ली असेंबली, जो हमारी दिल्ली असेंबली है, कैन मेक लॉ, वो नियम बना सकती हैं ऑन ऑल अदर मैटर्स इन द स्टेट, यानी कि ये जो तीनों एरिया है, किसको छोड़ के, पुलिस को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर और लैंड को लेकर, इन तीनों एरिया को छोड़ के जो हमारी दिल्ली असेंबली है ना, वो नियम बना सकती है बाकी के जो भी एरिया है उस मैटर पे अपने स्टेट में। एंड कंकरेंट लिस्ट इन सो फार, यानी कि देखो, कंकरेंट लिस्ट होता है एक ऐसा नियम कानून जो स्टेट और यूनियन, है, यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नियम जो कि क्या बनाते हैं, स्टेट और यूनियन दोनों मिलके बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है, इन सो फार एज, तो यहाँ पे जो अपना इन सो फार होता है, मतलब कि उस हद तक, जहाँ तक, है ना, जहाँ तक, है ना। तो ये जो अपना कंकरेंट लिस्ट है ना, वो जहाँ तक, एज सच मैटर इज एप्लीकेबल, यानी कि ये जो अपना मैटर है ना, वो एप्लीकेबल है टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि क्या कह रहा है कि ये तीनों लॉ तो अपना इन तीनों लॉ को छोड़ के बाकी के लॉ दिल्ली असेंबली बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है ना, उसकी जो हद है ना, वो क्या होनी चाहिए, जो अगर कंकरेंट लिस्ट बने ना,
तो वो एप्लीकेबल होनी चाहिए किसके संदर्भ में होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरीज़ के संदर्भ में, यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ को लेके जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए इस कंकरेंट लिस्ट में। द मैंडेट, ये जो मैंडेट आया है, मैंडेट मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर है ना, आदेश, एन ऑफिशियल ऑर्डर है ना, एक ऐसा आदेश जो ऑफिशियल हो, है ना। तो ये जो आदेश आया है, क्या आदेश आया है, एक नई बेंच को गठन करने का, ऑफ हियरिंग है ना, सुनवाई करने का ये जो आदेश आया है, इज़ टू डिक्लेयर, इन्हें बताना है, क्या बताना है, व्हाट दिस फ्रेज मीन्स, यानी कि इस फ्रेज का क्या मतलब है, यानी कि ये जो कंकरेंट लिस्ट है ना, और जो फ्रेजेस बताए जा रहे हैं अपने जो आर्टिकल 239 ए में जो और सारे चीज़ें हैं, उस फ्रेज का क्या मतलब है, एंड वेदर इट इज़ वन मोर लिमिटेशन, और क्या ये एक और लिमिटेशन है, सीमित है, इस चीज़ को और सीमित कर दिया गया है, किसके लिए, ऑन दिल्लीज लेजिस्लेटिव, यानी कि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो दिल्ली के लिए नियम कानून बनाते हैं, है ना, तो क्या उनके लिए एक और लिमिटेशन बना दी गई है, बाय एक्सटेंशन, और विस्तार करते हुए एग्जीक्यूटिव पावर्स को, यानी कि इस चीज़ को, ये जो फ्रेजल है ना, इसका क्या मतलब है ये बताएगी बेंच, है ना, जो नई बेंच बनाई गई है ना, वो सारी चीज़ों का मतलब बताएगी कि किस फ्रेज का क्या मतलब है, और क्या ये जो नया फ्रेज बताया जा रहा है कंकरेंट लिस्ट का, क्या ये एक नई लिमिटेशन है दिल्ली लेजिस्लेटिव के लिए, और अगर इसे बढ़ा के देखें तो क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स को लिमिट करने के लिए ये क्या है, एक नया फ्रेज इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चीज़ों को फिर से समझते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद हम लोग वोकैब देखेंगे। क्या करें, एक तो पहले मैं आपको वोकैब समझा देती हूँ। टसल मतलब होता है तकरार, पहले सीख लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। देखो क्या हुआ कि तकरार हो रही है दिल्ली के स्टेटस को लेके, ठीक है, कि दिल्ली का स्टेटस आखिर क्या है। अब क्या है कि एक बेंच को प्रस्ताव दिया गया कि एक बेंच बनाई जाए, सुनवाई करें कि जो एनसीटी स्टेटस है, यानी कि दिल्ली का जो डिमांड है ना, एनसीटी स्टेटस को लेकर, उसके ऊपर जो तकरार चल रहा है ना, उसको कैसे सही करना है, इसको लेकर एक बेंच बनाई जाए। अब क्या है कि बहुत सारी जटिलताएँ देखी गई हैं जो लॉ गवर्न कर रही है ना दिल्ली में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, उसको जटिलताएँ को देखते हुए तो हमने क्या किया है कि हम क्या कर रहे हैं, जुडिशियल न्यायिक उस पर फोकस कर रहे हैं बहुत ही विस्तार रूप से। अब क्या है कि ये जो टसल है, ये जो तकरार है ना, ये थर्ड राउंड का कानूनी कार्रवाई होगी। किसके बीच में, जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो तकरार हो रही है ना, एनसीटी को लेके, दिल्ली में जो एनसीटी है उसको लेके जो तकरार हो रही है, उस तकरार के ऊपर ये तीसरा राउंड का कानूनी कार्रवाई, यानी कि बेंच बनाया जा रहा है या फिर सुनवाई की जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना, वो स्टार्ट करेगी कि वो बता पाएँ कि जो फ्रेजल है, कुछ ऐसे फ्रेजल हैं जो आर्टिकल 239 ए में हैं, वो क्या वो प्रदान करते हैं यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली को, है ना, यानी कि दिल्ली को क्या वो यूनिक स्टेटस का दर्जा प्रदान करते हैं, जो कपल ऑफ फ्रेजेस है ना। अब क्या है कि इसी के लिए बेंच बनाई गई है। अब क्या है कि वास्तव में क्या है, ये अननेसेसरी है कि हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएं। क्या हुआ कि एक ऐसा ही बेंच बना था जिसने आधिकारिक निर्णय दिया था 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत सारे सवालों के ऊपर जो कि उठे थे आर्टिकल 239 ए को लेके। हाउएवर, हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ अपने इंडिया है कौन, जस्टिस NV रमन, उन्होंने साफ कर दिया कि जो ये 5 मेंबर की बेंच बन रही है ना, वो सीमित होगी, कि वो इंटरप्रिटेशन वो क्या करेगी, ये जो कुछ कपल ऑफ फ्रेजेज है ना, उसी को वो क्या करेगी, व्याख्या करेगी कि इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, है ना। और वो एग्जामिन नहीं करेगी, जो अर्लियर बेंच ने जो निर्णय दे दिया है ना, उसको एग्जामिन नहीं करेगी। और जो दूसरा पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी कि खोला नहीं जाएगा। अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो जो 2018 का वर्डिक्ट है, क्या हुआ था कि उसमें 3 कंकरिंग पॉइंट्स रखे गए थे, समान पॉइंट्स, है ना, और उसमें निर्णय दिया गया था कि जो दिल्ली है ना, ये वास्तव में ये यूनियन टेरिटरी है ना। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, है ना, उस बेंच ने अपना निर्णय दिया था कि दिल्ली जो है वास्तव में एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ना, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और वो हेल्प करेंगे और एडवाइस देंगे। किसको एडवाइस देंगे,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वहाँ पे दिल्ली में जो भी मिनिस्टर के काउंसिल्स बनाए जाएंगे उनको वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और एडवाइसेस देंगे उस एरिया में जहाँ पे, इन एरियाज जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जो था वो किसको दिया गया था, मतलब उस एरिया में वो हेल्प करेंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर किसको दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया था। उस एरिया में गवर्नर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मिनिस्टर्स को। अब जो आर्टिकल 239A आया है उसमें क्या है कि पुलिस पब्लिक और लैंड को छोड़ के दिल्ली असेंबली क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है स्टेट के लिए। अब जो ये कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर नियम बनाती हैं, ये एप्लीकेबल है किसके लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो अब यही बताएगी नई बेंच कि ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसका, इस फ्रेज का क्या मतलब है और किस हद तक ये एप्लीकेबल है ना, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। इसी के लिए हमने ये नया बेंच बनाया है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वो क्या याद करते हैं, ठीक है। चलो बताओ। टसल मतलब हाथापाई, रंगल मतलब तकरार या फिर हाथापाई, ये बोलो। हियरिंग सुनवाई, रेंगलर तकरार, प्रपोज प्रस्तावित, कम्प्लेक्सिटी जटिलताएं, लिटिगेशन कानूनी कार्रवाई, बेंच मतलब न्यायपीठ, एम्बार्क मतलब स्टार्ट करना, है ना। इसके बाद अपना क्या हो गया, इंटरप्रेटिंग मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, इंडिड मतलब वास्तव में, कन्फर्स मतलब प्रदान करना, रेंडर्ड मतलब प्रस्तुत करना, एरोज मतलब उत्पन्न होना, मेड इट क्लियर साफ साफ करना, लिमिटेड मतलब होता है सीमित करना, एग्जामिन मतलब ये तो पता ही है आपको, छोड़ दो, वर्डिक्ट निर्णय, है ना। कनकरिंग मतलब होता है समान, कनकरिंग मतलब होता है समान, कनकरिंग मतलब होता है समान, रूल्ड मतलब होता है शासन करना। इसके बाद हो गया अपना कंकरेंट, कंकरेंट यहाँ पे छोड़ दो, ये अपना एक लिस्ट का नाम है। इन सो फार एज मतलब होता है जहाँ तक, यानी कि लिमिटेशन की बात हो रही है। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, मैंडेट मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कि एक आदेश। लिमिटेशन मतलब होता है सीमित। ओके, तो हमने क्या क्या बढ़िया बहुत अच्छा वो कैब सीखा। एक तो इम्बार्क सीखा जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना, रेंडर सीखा प्रस्तुत करना, कॉन्फर्स मतलब होता है प्रदान करना। इसके बाद लिटिगेशन मतलब होता है वैधता या फिर कानूनी कार्रवाई, रेंगुलर मतलब होता है तकरार, टसल मतलब होता है तकरार, हियरिंग मतलब होता है सुनवाई, प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी सीख ली। अब आगे पढ़ते हैं। द 2080 रूलिंग लिमिटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स डोमेन बाय मेकिंग इट क्लियर दैट नॉट एवरी डिसीजन रिक्वायर्ड हिज कंकरेंस। क्या कह रहा है, 2018 में जो रूलिंग आई, निर्णय आया, उसने लिमिट कर दिया है ना। क्या लिमिट कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का जो क्षेत्र है ना, डोमेन मतलब वो कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र ऐसा बोलो, कार्य क्षेत्र है ना। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्य क्षेत्र है उसको क्या कर दिया, 2018 के जो निर्णय है उसने लिमिट कर दिया और ये क्लियर कर दिया कि नॉट एवरी डिसीजन, यानी कि जो प्रत्येक डिसीजन होगा ना, रिक्वायर्ड हिज कंकरेंस, कंकरेंस मतलब होता है सम्मति, यानी कि उस निर्णय में 2018 में जो बेंच बनी थी ना, उसमें उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो कार्य क्षेत्र है ना उसको लिमिट कर दिया और बोला कि भाई ये है कि अगर प्रत्येक डिसीजन में तुम्हारी सहमति की हमें ज़रूरत नहीं होगी। हिज किसके लिए लगा, गवर्नर्स के लिए लगा। ओके, इट हैड कॉशन्ड अगेंस्ट द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बीइंग निगेटेड। क्या कह रहा है, क्वेश्चन मतलब होता है आगाह करना, ठीक है, आगाह यानी कि पहले से बता देना, आगाह करना। और नोशन मतलब होता है विचार। तो इसने क्या किया, आगाह कर दिया। किस चीज़ को आगाह कर दिया कि ये विचार है ना, विचारधारा है, विचार है, सोच है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, यानी कि जो डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, निगेट किया जा रहा है। निगेट मतलब होता है नकारना, ठीक है। तो उस जो रूलिंग आई थी ना उसमें ये बताया गया था कि उसने ये आगाह किया था कि ये विचारधारा है, लोगों में विचार है ना, कि जो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको क्या किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। इफ़ लेजिटिमेट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर ब्लॉक मेयरली बिकॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड अ डिफरेंट व्यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन है, यहाँ पे जैसे मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो मिनिस्टर्स चुन के जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने अपनी तरफ से उनको चुन के भेजा कि हमारे तुम मिनिस्टर हो गए, है ना, या फिर
अब मुखिया हो गया, ये भी हमारे डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या करें कि इसने आगाह किया कि जो विचार है ना कि नकारा जा रहा है, डेमोक्रेसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को नकारा जा रहा है इफ़ यदि लेजिटिमेट डिसीजन, अगर क्या हो रहा है कि वैध डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो क्या है वैध है ना, उचित है, नियम के अकॉर्डिंग है, अगर क्या हो रहा है कि वैध डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर ब्लॉक्ड, क्या हो रहा है कि कोई मिनिस्टर्स का काउंसिल्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन कोई ले रहे हैं ना वैध, जो कि वैध है, अवैध नहीं है ना, उसको भी क्या कर दिया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। मियरली मतलब होता है केवल और केवल, बिकॉज द, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना उनके क्या है, अलग डिफरेंट व्यू है। समझ रहे हो, चीज़ों को समझो। देखो क्या कह रहे हैं कि इट हैड क्वेश्चन, इसने चेतावनी दी क्या कि ये विचार है ना कि जो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव है उनको निगेट किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, अगर वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कोई ऐसा डिसीजन जो वैध है, कौन, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के। अब जो डिसीजंस है ना उसको क्या किया जा रहा है, ब्लॉक्ड किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, किसके का लिए, क्यों, क्योंकि केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर का उस पर अलग व्यू है, यानी कि मिनिस्टर्स का अलग व्यू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अलग व्यू है, इसी कारण वो उनको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब क्या करें, द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर होता है कि वो रेफर करे, टू रेफर एनी मैटर, किसी भी मैटर को, ऑन विच, जिस पर ही डिसएग्रीड, जिस पे वो क्या करे, डिसएग्रीड है ना, असहमत हो, विद द इलेक्टेड रिजाइम, है ना। देखो क्या कह रहा है कि रिजाइम मतलब होता है शासन, है ना, कि लेफ्टिनेंट का पावर ये नहीं कहता है, लेफ्टिनेंट का जो पावर होता है कि वो किसी भी मैटर पे अगर वो डिसएग्रीड करें, है ना, किसके साथ, जो हमारा इलेक्टेड शासन है, डिड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि ही कुड रेज और डिस्प्यूट ऑन एवरी मैटर, यानी कि वो हर समय पे किसी भी मैटर पे क्या करे, झगड़ा या फिर तकरार करे। देखो क्या करें कि जो गवर्नर का पावर है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर है कि वो रेफ़र करता है कि एनी मैटर ऑन विच, किसी भी मैटर पे जिस पे वो डिसएग्रीड करें, है ना, किसके साथ, इलेक्टेड रिजाइम के साथ। इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि हर वो मैटर पे क्या करे, डिस्प्यूट पैदा करे, झगड़ा पैदा करे, है ना। क्या करें, देखो, इट इज़ इंडीड ट्रू डेट स्प्लिट मतलब होता है विभाजन, वर्डिक्ट बाय अ टू जज बेंच ऑन द क्वेश्चन वेदर सर्विस फेल अंडर मतलब होता है अंतर्गत आना, ठीक है, अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, तो फेल अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स डोमेन और द एनसीटी गवर्नमेंट हैज़ फ्लैग्ड मतलब होता है सूचित करना, है ना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ निश्चय। In the constitution bench verdict on the question whether entry 41 of the state list is within the NCT's executive and legislative domain, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अपना वर्डिक्ट आया वो वास्तव में सच है। क्या सच है कि जो विभाजन होता है, वर्डिक्ट, अगर जो निर्णय आता है अगर उसके ऊपर ही विभाजन हो दो लोगों के बीच में, मान लो दो लोगों को बैठाया गया कि तुम निर्णय लो और उनके ही निर्णय में दोनों में अलग अलग है, तो ये सच है। क्या सच है कि अगर विभाजन होता है निर्णय में टू जज बेंच का, है ना, अगर दो जज बेंच बनाया जाए और उनके ही निर्णय में विभाजन हो क्वेश्चन पर, सवालों पर, कि जो सर्विसेज मतलब जो जॉब है, जो कार्य हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो गवर्नर का कार्यभार है ना वो किसके अंतर्गत आता है, यूनियन गवर्नमेंट्स के क्षेत्र में आता है, डोमेन मतलब कार्य क्षेत्र में आता है, या फिर एनसीटी गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। और इसने सूचित किया है, क्या सूचित किया है, ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है इसने सूचित किया है, क्या सूचित किया है कि अब्सेंस है, यानी कि कमियां हैं किस चीज़ की, दृढ़ निश्चय की, किस चीज़ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी 2018 में उसमें कमियां थी, उनके निर्णय में कमियां थे, है ना, इस क्वेश्चन पे कि जो हमारा एंट्री 41 है, एंट्री 41 भी एक नियम कानून होता है, जो अपना एंट्री 41 है ना जिसमें स्टेट लिस्ट सर्विसेज है, वो किसके अंदर आता है, एनसीटीज एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है या फिर लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर आता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें अगर मोटा मोटी समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे गवर्नर के पावर को
या फिर यूनियन टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट के पावर के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर के अंदर क्या क्या आता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव डोमेन है, एनसीटी एग्जीक्यूटिव है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपना टेक्निकल टर्म है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि ऑथर बोलना चाहते हैं, एडिटर साहब, कि ये जो एंट्री 41 है ना, इसका भी अता पता नहीं है कि ये एनसीटी एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है या फिर लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर आता है। ओके, अब क्या करा है कि एंट्री 41 इज़ नॉट वन ऑफ द एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन। जो अपना एंट्री 41 है ना, वो इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, इसको हटाया नहीं किया गया है ना, किस चीज़ में, लेजिस्लेशन के पावर के अंदर से इसको हटाया नहीं गया है बाय द दिल्ली असेंबली, यानी कि दिल्ली असेंबली के द्वारा जो एंट्री 41 है ना, इसको लेजिस्लेशन के एरिया मतलब पावर के अंदर से हटाया नहीं गया है। बट इट हैज़ बीन आर्ग्यूड, लेकिन ये तर्क दिया गया है, आर्ग्यूड मतलब होता है तर्क देना, डैट कि देयर आर नो सर्विसेज अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना। तो एंट्री 41 क्या है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई नियम कानून है ना। तो क्या कह रहा है कि एंट्री 41 जो है इसको हटाया नहीं गया है लेजिस्लेशन के पावर से दिल्ली असेंबली के द्वारा, लेकिन ये तर्क दिया गया है कि भैया, है ना, जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर में कोई सर्विसेज आती ही नहीं है। तो एंट्री 41 तो आती है ना, क्योंकि ये सर्विसेज से ही रिलेटेड है। फिर ऐसे क्यों आर्ग्यू दिया गया, इट वॉज नॉट अ मैटर अप्लीकेबल टू द एनसीटी एट ऑल, यानी कि ये जो मैटर है ना एंट्री 41, ये एप्लीकेबल ही नहीं है ना, किसमें, एनसीटी एट ऑल। एट ऑल मतलब होता है अपना बिल्कुल भी, यानी कि जो ये मैटर है ना बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है एनसीटी को। लेकिन सेटलिंग दिस रिमेनिंग क्वेश्चन शुड गिवन अ क्विटेस, क्विटेस मतलब होता है अपना छुटकारा, ठीक है, छुटकारा। और सेटलिंग मतलब होता है निपटान करना। ओके, तो अगर हम निपटान करते हैं, है ना, इन सारे क्वेश्चंस को, ये क्या करेंगे, छुटकारा दे देंगे टू द इनलेस रैंगलिंग्स, है ना, जो इनलेस रैंगलिंग है, यानी कि ऐसा तकरार जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, किसके बीच में, मोदी गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में, एंड द केजरीवाल रिजाइम, केजरीवाल के शासन के अंदर में, ठीक है। तो हमने चीज़ें क्या समझी कि भैया फ्रेजेज है ना, आर्टिकल 239 AA को लेकर, और इसी को लेकर इसी के अंदर बहुत सारे फ्रेजेज है कि दिल्ली का जो एनसीटी है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है नहीं आता है। इसी को लेके एक बेंच बनाया गया जिसने बोला कि गवर्नर का जो नियम होता है कि भाई तुम केवल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को हेल्प करो। अब क्या है कि ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि सेंटर ही चाहती है कि दूसरा बेंच बने और गवर्नर के पक्ष में कुछ फैसला हो, है ना, ऐसा सारी चीज़ें सेकंड अपने पैराग्राफ में बताई गई हैं, है ना। अब क्या करा है कि 2018 में जो नियम रूलिंग आई थी उसने क्या किया था, गवर्नर के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया था और उसने साफ कर दिया था कि भैया तुम्हारी ही सहमति से सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। और इसने वार्निंग भी दी थी कि विचारधारा है कि जो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव है ना उनको निगेट किया जा रहा है, उनको नकारा जा रहा है, ठीक है, यानी कि गवर्नर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं हम। अब क्या है कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, मान लो कि कोई भी प्रस्ताव आता है तो वो गवर्नर के पास ही जाता है पास होने के लिए, ठीक, तो गवर्नर ही उसको मना कर दे, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि अगर कोई डिसीजन है जो वैध है ना, उसको भी गवर्नर बस इसलिए मना कर दे रहा है क्योंकि उनका अलग व्यू है इसके ऊपर। अब क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर है ना वो ये है कि भैया तुम अगर डिसएग्रीड हो रहे हो ना इलेक्टेड रिजाइम के से लेकर, मान लो उनका ओपिनियन कुछ और है, तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर मैटर में तकरार करोगे, झगड़ा करोगे, है ना। अब क्या है कि वास्तव में ये है कि जो एक छुपा हुआ मैसेज ये है कि जो अनइलेक्टेड गवर्नर है ना उसको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स को। और सेंटर क्या चाह रहा है, वो ही सेंटर ही चाह रहा है कि हम क्या करें, एक फ्रेंच बेंच बनाएं। अब क्या है कि ये वास्तव में सच है कि अगर दो लोगों में तकरार होगा और उनका विभाजन वाला वर्डिक्ट आएगा, है ना, तो वो क्या करेगा कि वो सही से रास्ता ही नहीं दिखा पाएगा, है ना। और इस क्वेश्चन पे दोनों में तकरार हो गई। जो 2 जज बेंच है, यानी कि जो 2 बेंच बनी ना,
टू जज की बेंच बनी, उनके ही निर्णय में स्प्लिट हो गया, विभाजन हो गया इस क्वेश्चन को लेके कि ये जो सर्विसेज है ना वो किसके अंतर्गत आता है, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है या फिर एनसीटी गवर्नमेंट के अंदर आता है। और इसने क्या किया, इस स्प्लिट वर्डिक्ट ने सूचित किया है ना, क्या फ्लैग किया कि भैया दृढ़ डिटर्मिनेशन दिख रहा है, दृढ़ डिटर्मिनेशन नहीं दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर में, है ना। अब क्या है कि एक एंट्री 41 करके सर्विसेज से रिलेटेड लिस्ट है ना। अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये एनसीटी एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है कि लेजिस्लेशन डोमेन के अंदर में आता है, यानी कि पहले वाले बेंच ने इसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया था। अब जो है एंट्री 41 जो है ना कि ये वन ऑफ द एक्सक्लूडेड एरिया है, इसको ऐसा एरिया है जिसको हटा दिया गया है लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेशन के अंदर से, किसके द्वारा, दिल्ली असेंबली के द्वारा। लेकिन इसको आर्गूमेंट दिया गया है, तर्क दिया गया है कि भैया देयर इज़ नो सर्विसेज अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द, कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कोई सर्विसेज है ही नहीं, और इसलिए क्या है, देयरफॉर इसलिए क्या है, ये एनसीटी में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो सेटलिंग है, निपटान करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को ना, तो ये क्या करेंगे, विराम देंगे। किस चीज़ को विराम देंगे, जो इनलेस रैंगलिंग तकरार है ना उस चीज़ को विराम देंगे। किसके अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो बहुत ज़्यादा तकरार होंगे ना, इस सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। कैब हम लोग रिपीट करते हैं। क्विटस मतलब होता है छुटकारा, सेटलिंग मतलब होता है निपटान करना, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, आर्ग्यूड मतलब होता है अपना आर्गूमेंट करना या फिर आप बोल सकते हो तर्क करना, ठीक है, तर्क वितर्क करना। स्प्लिट विभाजन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, फेल्ड अंडर मतलब के अंतर्गत, फ्लैग्ड मतलब होता है सूचित करना, यहाँ पे इसको याद मत करो। अंडरलाइन मतलब होता है फंडामेंटल बेसिक, है ना, या फिर आप बोल सकते हो हाईलाइटिंग, है ना, हाईलाइटिंग। अंडरमाइन मतलब होता है आपका अंडरलाइन है ये, ठीक है, और ये है अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर करना। परहैप्स मतलब होता है शायद, है ना। मेयरली मतलब होता है केवल। डोमेन मतलब होता है कार्य क्षेत्र। नोशन मतलब होता है विचार, ये बहुत ज़्यादा आता है। कॉशन मतलब होता है चेतावनी देना। कंकरेंस मतलब होता है सहमति। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, और निगेट मतलब होता है नकारना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि एक है, दो है पड़ोसी, ठीक है, दो है पड़ोसी, ठीक है। एक का नाम है लाल झारू, है ना, लाल झारू, क्योंकि मेरे ब्रांच में लाल झारू फूल झारू बहुत आती हैं, और एक है फूल झारू, ठीक है। कौन कौन, एक है लाल झारू और एक है फूल झारू। अब दोनों के बीच में हो गया टसल, है ना, टसल हो गया तो ये गई मुखिया जी के पास और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, है ना। तो मुखिया जी ने क्या किया, हियरिंग किया कि भैया तुम दोनों के बीच में ये तो रैंगलिंग है ना। देखो क्या हुआ कि लाल झारो और फूल झारो के बीच में हुआ क्या, टसल, तकरार। इन्होंने एक प्रपोजल दिया, प्रस्तावित दिया, और मुखिया जी ने हियरिंग किया, सुनवाई किया कि ये जो रैंगलिंग है ना इसको कैसे ख़त्म किया जाए। उन्होंने देखा कि भैया बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलताएं हैं इनके झगड़ों में, ठीक है, और इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्न करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गवर्न, नियंत्रित करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने इनके मैटर को इलेबोरेट किया, यानी विस्तृत रूप से देखा कि इनका मैटर क्या है, ठीक है, और देखा कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई, लिटिगेशन की जा सकती है, इनके ऊपर क्या लिटिगेशन की जा सकती है। और इन्होंने सोचा कि जैसे गांव में होते हैं ना कि 3-4 लोगों को मिला के बोलते हैं मुखिया जी की और निर्णय किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, न्यायपीठ बनाया, बेंच बनाया, ठीक है। अब बेंच क्या हुआ कि बेंच ने क्या किया, शुरू किया, कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई शुरू हुआ तो लाल झारो और फूल झारो के खिलाफ इंटरप्रिटेशन हुआ, व्याख्या किया गया किस चीज़ का, भैया की, और बहुत सारी कपल ऑफ थिंग्स भी देखी गई, है ना, कपल ऑफ थिंग्स की व्याख्या की गई कि और क्या क्या किया जा सकता है। अब क्या हुआ कि जो प्रदान करना था निर्णय, कन्फर्म करना था निर्णय, वो वास्तव में क्या था, है ना, जो प्रदान करना था वो वास्तव में देना था, ठीक है। जो प्रदान करना था, कन्फर्म करना था निर्णय, वो वास्तव में क्या करना था, देना ही देना था। समझ रहे हो ना कि जो निर्णय प्रदान करना था वास्तव में देना ही देना था, रेंडर करना ही करना था। अब ये क्या हुआ, निर्णय हुआ, प्रोनाउंसमेंट हुआ कि तुम दोनों के झगड़े से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, एराइज हो रहा है ना,
और उन्होंने मेक क्लियर किया, स्पष्ट कर दिया, उस बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि तुम लोग को क्या करेंगे, हम लोग लिमिटेड कर देंगे, सीमित कर देंगे, है ना। और तुम लोगों को सीमित करने के बाद हम फिर से एग्जामिन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वर्डिक्ट लेंगे, निर्णय लेंगे, ओके। और हमारा जो निर्णय होगा ना वो कंकरिंग होगा, यानी कि समान होगा, है ना। हमारा जो रूल होगा वो समान होगा। रूल को बताने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है कि इसका मतलब होता है निर्णय करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि तुमको सीमित कर दिया और सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर तुम्हारी ख़त्म कर दी, यानी कि तुम सार्वजनिक व्यवस्था का यूज़ नहीं कर सकते हो, जहाँ तक हो वहाँ तक हम तुम्हें क्या करेंगे, सीमित करेंगे। अब ये जो आदेश आया ना, है ना, इसने क्या किया, प्रतिबंध तो कर दिया, लिमिटेशन तो कर दिया, लेकिन इसका और ज़्यादा विस्तार कर दिया। क्या विस्तार कर दिया कि इसने सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर भी ख़त्म कर दी, ओके। अब क्या हुआ कि इस पर सबकी सहमति बन गई, है ना। अब देखो कि सबने सहमति दिखा दी, कन्करेंस दे दी कि हाँ हाँ दोनों बहुत बदमाश है, दोनों को ऐसा करना ही चाहिए। और उन्होंने क्वेश्चन दिया, आगाह दिया अपने गांव में कि बाकी की लेडीज़ अगर ऐसा करती हैं, ऐसा धारणा बनाती हैं, नोशन बनाती हैं झगड़ा लड़ाई का, तो हम उन्हें भी क्या करेंगे, निगेट कर देंगे, नकार देंगे, है ना। और ये बिल्कुल ही वैध होगा, फिर वुमेन कार्ड नहीं खेलना है, ठीक है। अगर तुम लोग झगड़ा करोगी तो हम तुम्हें क्या करेंगे, निगेट कर देंगे। और केवल, मेरली मतलब होता है केवल, है ना, केवल रिजाइन मतलब होता है शासन, इसको याद कर लो। परहैप्स मतलब होता है शायद, ठीक है। और अंडरलाइन मतलब होता है बुनियादी, है ना। और केवल क्या होगा, ये तुम्हें अंडरमाइन कर देगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या कर देंगी, कमज़ोर कर देंगी, है ना। क्योंकि जो विभाजन होता है ना, स्प्लिट होता है, वो बहुत ही अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, ये जो विभाजन तुम लोग करती हो, आपस में स्प्लिट करती हो, ये बुराइयों के अंतर्गत आता है, फॉल अंडर किसके, बुराइयों के। और ये सूचित करता है, फ्लैग करता है, क्या फ्लैग करता है कि तुम लोग ने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया है कि तुम लोग भैया तर्क तो करोगी ही करोगी, आर्ग्यू तो करोगी ही करोगी, और ये बिल्कुल भी एट ऑल क्या नहीं है, सही नहीं है। और हम इसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, और हम इससे क्या करेंगे, छुटकारा पालेंगे, क्विटेस कर लेंगे। क्विटेस मतलब होता है छुटकारा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्विटेस मतलब होता है छुटकारा देना, सेटल मतलब होता है निपटान करना, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, फ्लैग मतलब होता है सूचित करना, फॉल अंडर के अंतर्गत आना, ठीक है। अब हम चीज़ों को ऊपर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेटल निपटान करना, क्विटेस छुटकारा पड़ना, एट ऑल बिल्कुल भी, आर्ग्यू तर्क देना, स्प्लिट विभाजन, वर्डिक्ट निर्णय, फॉल अंडर के अंतर्गत, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। इसके बाद अपना क्या है, रिजाइम कार्यकाल, अंडरलाइंग मतलब होता है आपका फंडामेंटल, परहैप्स मतलब शायद, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, निगेटेड मतलब नकारना, मेयरली मतलब केवल, नोशन मतलब विचार, डोमेन मतलब कार्यक्षेत्र, क्वेश्चन मतलब चेतावनी, कनकरेंस मतलब सहमति, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल गाइस, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ऑल द बेस्ट। एक दो बार इसको रिपीट कर लेना वो कैप को, ओके। चल।